Hello everyone, this is third lecture for LLB 3 years on contract, and in this video we will cover up our topic bailment. So first of all we will discuss what is bailment, meaning in general terms. Bailment is a legal relationship in common law where the owner transfers physical possession of personal property for a time but retains ownership. तो बेलमेंट एक ऐसा रिलेशनशिप होता है, बेलमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम अपना कोई भी फिजिकल अपनी किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का पोजेशन फॉर टाइम बिंग किसी सेकंड पर्सन को देते हैं, लेकिन ओनरशिप हमारे पास ही रहती है. लाइक आई विल गिव एन एग्जांपल. इफ़ यू गिव योर क्लोथ फॉर स्टिचिंग टू अ टेलर, देन हेयर यू आर गिविंग योर क्लोथ फॉर अ टाइमिंग टू अ टेलर फॉर स्पेसिफिक पर्पज. लाइक आप यू आर गिविंग योर क्लोथ कि वो आपको एक ड्रेस रेडी करके दे. सो हेयर यू आर अ बेलर एंड सेकंड पर्सन इज़ अ बेली. तो देयर आर टू पार्टीज, बेलर एंड द बेली. द ओनर गिविंग अप कस्टडी इज़ द बेलर. जो ओनर होता है प्रॉपर्टी का वो बेलर होता है, एंड द पर्सन हु टेक्स इट इज़ बेली. और जिस पर्सन को हम दे रहे हैं अपनी वो प्रॉपर्टी दैट इज़ बेली. तो बेलमेंट में क्या होता है, हम अपनी किसी भी चीज़ का फिजिकल पोजेशन फॉर टाइम में किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए सेकेंड पर्सन को देते हैं. और देन एंड व्हेन दैट पर्पज़ गेट कंप्लीट, उसके बाद दैट पर्सन हैज़ टू रिटर्न आवर गुड्स टू अस. सो दिस इज़ बेलमेंट इन जनरल टर्म्स. Now there are four essential elements of bailment: agreement, delivery of goods, purpose and return of specific. First is agreement. तो bailment में क्या होता है, हम एग्रीमेंट करते हैं. लाइक यू गो टू अ वॉच मेकर कि हाँ भाई मेरी रिस्ट वॉच ख़राब हो गई है, आप इसको रिपेयर करके दे दीजिए और उसके बदले में मैं आपको मनी पे करूँगा. सो दिस इज़ एग्रीमेंट. डिलीवरी ऑफ गुड्स, इसमें आप बेलमेंट में क्या होता है, अपने गुड्स को डिलीवर करना होता है. जैसे आपने अपनी रिस्ट वॉच किसको दी, वॉच मेकर को दी. तो दिस इज़ डिलीवरी ऑफ गुड्स. पर्पस होता है अपने गुड्स देने के लिए. पर्पस इसमें आपको कहता है कि आपकी वॉच रिपेयर हो जाए. एंड रिटर्न ऑफ स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक गुड्स को जो भी आपने गुड्स दिए वो आपको रिटर्न करना पड़ता है. जैसे कि अब वॉच मेकर ने जब वॉच रिपेयर करी तो उसके बाद ही हैज़ टू रिटर्न योर रिस्ट वॉच टू यू. Next is what is bailment under Indian Contract Act. So it is defined under section 148 of Indian Contract Act. Now we will discuss it. What bailment in Indian Contract Act. Bailment as the delivery of goods by one person to another person for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the direction of the person delivering them. अब क्या होता है, 148 के अकॉर्डिंग बेलमेंट का मतलब होता है कि आप अपने गुड्स किसी सेकंड पर्सन को दे रहे हो किसी स्पेशल पर्पस के लिए, और आप ये कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि जब वो पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा तो गुड्स आपको वापस मिल जाएंगे. सो हेयर ऑल्सो देयर आर टू पार्टीज, बेलर एंड द बेली. जो गुड्स डिलीवर कर रहा है उसको हम बोलते हैं बेलर, और जिसको हम अपने गुड्स दे रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द बेली. नाउ देयर आर थ्री पर्पस ऑफ बेल देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बेलमेंट on the basis of their purpose. First है for the benefit of the bailor and the bailey. Second is for the sole benefit of the bailor, and third is for the sole benefit of the bailey. So we will discuss all of them one by one with the help of an example. Now I will make you discuss for the benefit of the bailor and the bailey. इसमें क्या होता है, इसका example like a bailment for the mutual benefit of the parties is created where there is an exchange of performances between the parties. That is a bailment for the repair of an item when the owner is paying to have the repair accomplished. Like I gave you an example of watchmaker and wristwatch. इसमें क्या है, बेलर का भी पर्पस है और बेली का भी वो बेनिफिट है. इसमें क्या है, बेलर की जो है रिस्ट वॉच रिपेयर हो जाएगी और बेली को क्या हो जाएगा, उसके बदले ही विल गेट अ मनी. सेकेंड इज़ फॉर द सोल बेनिफिट ऑफ द बेलर. बेलर सिर्फ बेलर के बेनिफिट के लिए. दैट आई विल गिव एन एग्जाम्पल फॉर दैट. अ बेलर रिसीव द सोल बेनिफिट फ्रॉम अ बेलमेंट व्हेन द बेली एक्ट ग्रेशियसली. मतलब जब बेली अपनी मर्जी से रेडी होते हैं कि हाँ भाई मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा, इसके बदले चाहे तुम मुझे पे करना है या ना पे करना, दैट इज़ अप टू यू. तो उसमें क्या होता है, सिर्फ बेलर का बेनिफिट होता है. लाइक ओनर जो है अपनी प्रॉपर्टी कुछ प्रीशियस आइटम्स अपने फ्रेंड के पास छोड़ के जाता है और उसके बदले में उसका फ्रेंड उससे कोई भी कुछ भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, कुछ भी एग्रीमेंट नहीं करता कि हाँ मैं तुम्हारे गुड्स रखूँगा तो तुम मुझे इसके लिए इतना पे करो, कुछ पे करो. तो बेलर का तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या है, बेली के लिए कोई बेनिफिट नहीं, सिर्फ बेलर का बेनिफिट हो रहा है. नेक्स्ट इज फॉर द सोल बेनिफिट ऑफ द बेली. अ बेलमेंट इज क्रिएटेड फॉर द सोल बेनिफिट ऑफ द बेली व्हेन अ बेलर एक्ट ग्रेशियसली. फर्स्ट इससे पहले वाले एग्जाम्पल में था जब बेली खुद से ग्रेशियसली एक्ट करता है. अब इसमें क्या है, जब बेलर ग्रेशियसली एक्ट करता है, दैट इज़ द लोन ऑफ अ बुक टू अ पैट्रन, द बेली फ्रॉम अ लाइब्रेरी, द बेलर. अब ये एग्जाम्पल होगी आपका फॉर द सोल बेनिफिट ऑफ द बेली. नाउ नेक्स्ट इज देयर आर सम राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द बेली. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ बेली.
So there are 5 duties of Bailey. Take proper care of goods, not to make unauthorized use, keep the goods separate, return goods, and return increase of profit. Right? We'll discuss all of them one by one. First of all, we'll discuss what is take proper care of goods. Now Bailey की एक responsibility होती है कि whatever goods Bailey has delivered, that he has to take care of them carefully. He has to keep them carefully. Like जैसे when Bailey delivers his wristwatch to a watchmaker to get it repaired, so it is the duty of the watchmaker to keep it safe and to take proper care of good as his own goods. Next is not to make unauthorized use. So whatever is the purpose for the act of bailment, सिर्फ उसी पर्पस के लिए गुड्स हैज़ टू बी यूज़, और किसी अनऑथराइज पर्पस के लिए आप उसको यूज़ नहीं कर सकते. अगर आप अनऑथराइज पर्पस के लिए यूज़ करते हो तो दैट विल लीड टू टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट. नेक्स्ट इज कीप गुड्स सेपरेट. सो इट्स द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू कीप गुड्स ऑफ बेलर सेपरेटली फ्रॉम हिज ओन गुड्स. नेक्स्ट इज रिटर्न गुड्स. नाउ आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. जब बेलमेंट का पर्पस एकम्प्लिश हो जाता है, जिस भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपने गुड्स बेल करनी, दैट गेट्स एकम्प्लिश, तो यू हैव टू रिटर्न द गुड्स. सो इसका मतलब ये है कि जब भी पर्पस एकम्प्लिश हो जाता है तो बेलर को अपने उसके गुड्स रिटर्न करने पड़ते हैं. रिटर्न इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट. इट मीन्स दैट इफ बेली हैज़ अर्न एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स ऑफ द बेलर, देन बेली हैज़ टू रिटर्न दोज प्रॉफिट्स टू द बेलर, बिकॉज it's a profit that has been earned from the goods of the baler. Next is duties of baler. It is the duty of the baler to disclose all faults. If baler fails to disclose such faults, then he will be responsible for the damage caused to goods or loss suffered by the baler. Now इसमें क्या है, now we'll discuss duties of baler. तो इसमें क्या होता है, बेलर की ड्यूटी होती है कि उसके गुड्स में अगर कोई फॉल्ट है, then he has to disclose it to the bailey. Because if bailey suffers any loss due to the faulted goods of the baler, then baler has to pay compensation or damages to the bailey for that loss. Next is also the baler is under the duty to pay the extraordinary expenses incurred by the bailey for such bailment. Like for the bailment, if bailey has incurred some extraordinary expenses from his own behalf that is necessary to protect the goods, so in that case baler has to pay those extraordinary expenses to the bailey. Third is, it is the duty of the baler to accept the goods after the purpose for which goods were bailed is accomplished. Now, bailey cannot keep the goods of the bailment forever. Like whenever the purpose has been accomplished, then baler has to accept. If bailey returns the goods to the baler, then it's a duty of the baler that he has to accept those goods for which the bailment has been done. Last is, it is the duty of the baler to indemnify the bailey for the cost incurred due to the defective title of goods bailed to the bailey. It is similar to the first one. Like अगर बेली को कोई लॉस होता है ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल ऑफ गुड्स ऑफ द बेलर, देन बेलर हैज़ टू कंपनसेट टू द बेली. Now we will discuss the rights of the baler and rights of the bailey. So first there are 4 rights of baler. First is right to avoid the contract. अब there are circumstances जिन cases में baler can avoid, the baler can terminate the contract. In which circumstances baler can terminate the contract? If the bailey does any act which is inconsistent with the terms of the bailment as regards the goods bailed, the baler can terminate the bailment. मतलब अगर बेलमेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग बेली कुछ ऐसा करता है जो कि अनकंसिस्टेंट है बेलमेंट के टर्म्स के अगेंस्ट, तो उस केस में क्या होता है, बेलर कैन टर्मिनेट द बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जांपल, ए लेट्स अ कार टू बी फॉर हिज प्राइवेट यूज ओनली बट बी यूज इट एज ए टैक्सी, ए कैन टर्मिनेट द बेलमेंट. अब इस एग्जाम्पल में क्या है, ए हैज़ गिव हिज कार टू बी फॉर हिज प्राइवेट यूज़ ओनली, बट बी ने क्या किया, उसने प्राइवेट यूज़ की जगह प्राइवेट पर्पज़ की जगह यूज़ ना करके एक ही कार को क्या करा, टैक्सी में यूज़ कर लिया. सो दिस इज समथिंग विच इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ द बेलमेंट. तो इन दैट केस ए जो है वो अपना क्या कर सकता है, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है. नेक्स्ट इज राइट टू रिटर्न द गुड्स लेंट ग्रेशियसली. व्हेन द गुड्स आर लेंट ग्रेशियसली, the baler can demand take the goods at any time even before the expiry of the time fixed for the achievement of the object. मतलब अगर बेलर अपनी मर्ज़ी से कुछ गुड्स देता है बट उसमें क्या होता है, ग्रेशियसली देता है, वो अपनी मर्ज़ी से देता है, उसको कोई बेनिफिट नहीं होता उसमें क्या होता है, वो बिफोर द टर्म ऑफ एक्सपायरी उन गुड्स को मांग सकता है, ले सकता है. मतलब जैसे कि सपोज अब आई विल मेक यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल.
A, while going out of the station, delivered his ornaments to B for safe custody for 1 month, but A returned to station after 1 week. मतलब A जो था अपने कुछ ऑर्नामेंट्स बी को देके गया फॉर सेफ कस्टडी, दैट यू प्लीज कीप देम फॉर अ मंथ, आई कम बैक विद इन अ मंथ एंड देन आई टेक यू आफ्टर 1 मंथ. लेकिन ए जो क्या हुआ, ए विद इन अ वीक ही वापस आ गया. सो ही मे डिमांड द रिटर्न ऑफ हिज ऑर्नामेंट्स इवन दो द टाइम ऑफ 1 मंथ हैज़ नॉट एक्सपायर्ड. मतलब वो बोल के तो 1 मंथ के लिए गया था लेकिन वो 1 वीक में ही आ गया. तो इन दैट केस बेली ये नहीं कह सकता कि भाई तुम तो मुझे अपने गुड्स 1 मंथ के लिए देके गए थे बट नाउ यू हैव कम बैक विद इन अ वीक, तो आई कैनॉट रिटर्न यू बैक. तो इट्स इन दैट केस बेली हैज़ टू रिटर्न द गुड्स. बट एक केस में क्या होता है, इन केस में अगर बेली को कोई लॉस होता है कि वो उसको प्री मेच्योर डिलीवरी ऑफ गुड्स से कोई लॉस हो रहा है, तो इन दैट केस बेलर को उसको कंपनसेट करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल ए ने अपने कुछ ऑर्नामेंट्स बी को दिए थे कि आप इसको सेफ कस्टडी में रखो, फाइन. नाउ व्हाट बी डज इज बी ने कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके उसको किसी और के पास रखाया है कि लाइक ही फील्स लाइक कि मेरे पास ये सेफ नहीं है, तो आई एम पेइंग यू 20,000, आप मेरे फ्रेंड के ऑर्नामेंट्स 1 मंथ तक के लिए अपने पास सेफ कस्टडी में रखो. तो उसमें क्या हुआ, बी ने अपनी पॉकेट से अपने 20,000 दे के ए के गुड्स को सेफ रखवाया था. दैट इज़ नेसेसरी फॉर द केयर ऑफ गुड्स, दैट इज नेसेसरी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स. मतलब जो ज़रूरी होना चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी से रखवाओगे तो बेलर आपको पे नहीं करेगा. सो इन दैट केस अगर बेलर पहले ही आके मतलब 1 वीक विद इन 1 वीक आके उसको गुड्स मांगता है तो वो क्या कहेगा, डेली तो अब नहीं मांग सकता सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन से. वो कहेगा कि भाई आपने तो मुझे 1 मंथ के लिए पे किया था और मतलब मैंने 1 मंथ के लिए पे करके रखवाया था, तो अब मुझे तो लॉस होगा. बेली विल्स आस्क टू बेलर. तो इन दैट केस बेली को बेलर से ज़्यादा, बेलर के प्रॉफिट से ज़्यादा बेली को लॉस हो रहा है. सो इन दैट केस बेलर हैज़ टू कंपनसेट टू द बेली. नेक्स्ट इज राइट टू गेट कंपनसेशन. If any third person does some injury to the goods bailed or deprives the bailee to the use of goods, then the bailor may file a suit against the wrongdoer and recover compensation from him. मतलब अगर अपार्ट फ्रॉम द बेलर एंड द बेली कोई थर्ड पर्सन गुड्स को कुछ इंजरी करता है या फिर कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से बेलर इज डिप्राइव्ड टू यूज द गुड्स, इन दैट केस बेलर कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द wrongdoer and that wrongdoer has to pay the compensation to the bailor. Next is rights of bailey. So there are 4 rights. We'll discuss them one by one. First one is right to deliver the goods to any one of the joint bailers. Now bailey जो होता है, अगर there are joint owners for the bailment, joint bailers for the bailment, तो in that case bailey क्या करेगा, bailey किसी भी उन joint owners में से, suppose there are 3 joint owners, तो बेली जो है किसी भी जॉइंट ऑनर में से एक को गुड्स रिटर्न कर सकता है अनलेस एंड अनटिल देयर इज स्पेसिफिकली मेंशन कि हाँ भाई इसी को रिटर्न करना है. अगर स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि बेली को मतलब बेलर ए को ही रिटर्न करना है या पर्टिकुलरली बेलर बी को ही रिटर्न करना है, तो इन दैट केस बेली हैज़ टू रिटर्न टू दैट पर्टिकुलर बेलर ओनली. लेकिन अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो बेली जो है किसी भी जॉइंट बेलर्स में से किसी भी बेलर को रिटर्न कर सकता है गुड्स. Right. Next is right to deliver the goods to the bailor without title. Now, what does it mean is if the bailor has no title to the goods. अगर बेलर के पास कोई टाइटल नहीं है गुड्स का, लेकिन बेली इन गुड फेथ, बेली ने गुड फेथ बिलीव करके कि हाँ भाई बेलर हैज़ अ टाइटल, उसने उसको गुड्स दे दिए, लेकिन लेटर ऑन इट कम्स टू नो कि हाँ भाई उसका ओनर तो कोई और है. सो इन दैट केस बेली विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू द ओनर, बेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द ओनर. तो बेली का तो रोल खत्म हो गया जब उसने बेलर को गुड्स रिटर्न करे उस गुड फेथ में कि हाँ भाई ये जो है एक्चुअल ओनर है, ये जो है इसके पास एक्चुअल टाइटल ऑफ गुड्स है और इसी को मैं दूंगा. तो इन दैट केस ओनर से बेली का कोई कनेक्शन नहीं था, ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू द ओनर. राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स. मतलब जब पता ही नहीं है, लाइक इफ़ द बेलर भी क्लेम कर रहा है और कोई थर्ड पर्सन भी क्लेम कर रहा है टाइटल ऑफ द गुड्स, बट बेली इज़ अनएबल टू डिसाइड कि हाँ भाई कि बेलर ये है या फिर कोई जो थर्ड पर्सन क्लेम कर रहा है वो है. सो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, द बेली में अप्लाई टू द कोर्ट टू स्टॉप इट्स डिलीवरी एंड टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स. नाउ लास्ट इज राइट ऑफ लीन. द बेली हैज़ अ राइट to exercise lien. What is the right of lien? To refuse to return the goods to the bailor until his lawful charges are paid to him. It means अगर बेली को उसके लॉफुल चार्जेस पे नहीं करे गए हैं, सो इन दैट केस बेली कैन रिफ्यूज टू रिटर्न द गुड्स टू द बेलर. फॉर एग्जाम्पल रिस्ट वॉच वाली एग्जाम्पल आई विल गिव यू. अगर आपने रिस्ट वॉच अपनी रिपेयर करा ली वॉच मेकर से, बट यू आर नॉट पेइंग हिज लॉफुल चार्जेस टू हिम, देन इन दैट केस वॉच मेकर विल नॉट रिटर्न योर रिस्ट वॉच until you make his payment.
right? So in this video we have discussed our topic bailment, and in fourth video, that is our upcoming video, in that video we will cover up our topic pledge.